बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट से कुछ इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स जिन टॉपिक्स में हो जाती हैं वो पढ़ी थी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर जो यूनिट है ये, इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स जनरली हो सकती हैं, और साथ में इसके कुछ मिस्टेक्स के अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम थोड़ा रैपिडली कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को 1.25x पे करके एक बार सुन लेंगे, जल्दी ख़त्म करने के लिए इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम चैप्टर ले लेते हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप थोड़ा स्पीड से वीडियो को चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले एक टॉपिक हम ले लेते हैं जिसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको इस तरह का एक जीनोटाइप दे दिया जाएगा, जैसे ये यहाँ पर एक जीनोटाइप आपको दिया गया है और इसमें पूछ लिया जाएगा बच्चों की यहाँ पर कितने जो है टाइप के गैमीट्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है आपका 2 की पावर n, जहाँ पर ये जो n है ये n हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन अब कितनी बार यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑन लोकाई, कितनी लोकेशंस पर हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारी आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये होमोजाइगस है, इसमें बी भी होमोजाइगस है, सी जीनोटाइप भी यहाँ होमोजाइगस है। अगर यहाँ पर देखें तो एक जगह पर सिर्फ ये एक प्लेस है जहाँ पर हमारी जो है कैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ n कितना है हमारा 1। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स के गैमेट्स यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के टॉपिक्स में मिस्टेक नहीं करनी है आपको। कोई भी बैकग्राउंड वॉइस अगर आती है तो ठीक है, इग्नोर कीजिएगा अभी उसको। यहाँ पर नंबर 2, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मिस्टेक हमारी हो सकती है, यहाँ पर एक आता है हमारा टॉपिक की मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस, ये दोनों ही चीज़ें कौन सा वो जीन है, पर्टिकुलर जीन है जो शो कर देता है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जीन है ना, ब्लड ग्रुपिंग वाला जो जीन है, या कह लो कि जो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है, एलिलिक सिस्टम, वो ABO टाइप का जो सिस्टम है। जीन आई होता है और उसके मल्टीपल एलील्स आपके बनते हैं। आपको मालूम होगा 3 तरह के एलील्स यहाँ पर हम बनाते थे, IA, IB और I0, या स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर आपका ये मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो हमारा जो शो होता है किससे, ABO से, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से। और कोडोमिनेंस भी यहाँ पर इसी से शो होता है, क्योंकि यहाँ पर IA भी डोमिनेंट होता है और IB भी डोमिनेंट होता है, कि I0 यानी कि स्मॉल आई ही रिसेसिव होता है। दो बातें ये हमारी जो है मल्टीपल एलिलिज्म वाली और कोडोमिनेंस वाली, कौन बताता है इनको, ABO सिस्टम से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो और किस में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा टेस्ट क्रॉस के अंदर। टेस्ट क्रॉस में अगर हम देखें तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में जो है प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो याद रखना इसमें किसी भी पेरेंट से जा कर के F1 जनरेशन का उसके पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से, वेदर इट इज़ मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, इन दोनों में से किसी से भी जाकर अगर क्रॉस करा दें तो वो आपका बैक क्रॉस कहलाता है, बैक क्रॉस। लेकिन अगर इन दोनों में से स्पेशली अगर हम जा करके रिसेसिव वाले से, स्पेशली इसमें अगर हम रिसेसिव वाले से जा करके क्रॉस कराते हैं तो तब हम इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इसके लिए जो एक मेन चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि किस लिए, इसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं टेस्ट क्रॉस को। तो इसको यूज़ किया जाता है
1 सेकेंड, टू फाइंड या इन फाइंडिंग द जीनोटाइप ऑफ, किसका जीनोटाइप, डोमिनेंट प्रोजेनी, जो डोमिनेंट प्रोजेनी है उसका क्या जीनोटाइप होगा, ये पता करने के लिए हम लोग इसको करते हैं टेस्ट क्रॉस को। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक यहाँ पर आ जाता है बच्चों, फोर्थ टॉपिक हमारे पास जो रहता है कौन सा हो सकता है यहाँ, जो हम पढ़ते हैं ना ड्रोन, हनी बीज के अंदर जो ड्रोन और वर्कर बीज और क्वीन जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्रोमोसोम में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान रखना जो मेल होता है उसी को, मेल हनी बी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं, और उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स, और ये माइटोसिस से गैमेट प्रोडक्शन करता है, याद रखना। जो फीमेल होती है, फीमेल आपकी दो तरह की होती हैं बच्चों, एक क्वीन हो सकती है और एक यहाँ पर आपकी वर्कर्स होती हैं। दोनों की ही बात करें तो 32 क्रोमोसोम्स इनके अंदर पाए जाते हैं, 32 क्रोमोसोम्स, और ये किससे अपने गैमेट बनाती हैं, ये मियोसिस से अपने गैमेट बनाती हैं। नंबर 5 यहाँ पर फिफ्थ हमारा जो है, फिफ्थ में हमारे पास कौन सा टॉपिक, क्लाइनफेल्टर में हमको हो सकती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर याद रखना किन दो कंडीशंस में ये बीमारी हो सकती है, वो दो कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। पहली कंडीशन नंबर 1, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई नॉर्मल स्पर्म आ जाए, नॉर्मल स्पर्म का जो जीनोटाइप होगा वो जीनोटाइप कौन सा होगा, 22 ऑटोसोम्स होंगे और प्लस उसमें कोई एक वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका जो फ्यूज़न है वो किसी एबनॉर्मल एग से हो जाए, एबनॉर्मल एग से अगर इसका क्या हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है क्लाइनफेल्टर की कंडीशन कैसे आ सकती है कि अगर एबनॉर्मल एग में 22 तो ऑटोसोम मिल जाए आपको, और नॉन डिसजेक्शन की वजह से यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम इस तरह से इंटैक्ट हो जाएं, रह जाएं साथ में ही एग प्रोडक्शन के टाइम पे, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जो जाइगोट बन के आएगा XXY, ठीक है ना, यही वाला आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप होता है, सबको मालूम है। दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है, दूसरी कंडीशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल क्या हो सकता है, नॉर्मल एग हो सकता है, और नॉर्मल एग आपका 22 और प्लस यानी कि 22 ऑटोसोम्स होंगे, और प्लस इसके अंदर आपका नॉर्मल एग की बात करें तो एक एक्स मौजूद होगा। दूसरा, अगर ये किससे मिल जाए, अगर ये हमारा फ्यूज हो जाता है किसके साथ, ये हमारा एबनॉर्मल, अगर ये एक सेकंड, अगर ये एबनॉर्मल स्पर्म के साथ हमारा फ्यूज हो जाता है, यानी 22 ऑटोसोम्स और प्लस साथ में एक्स वाई, अब नॉर्मल तभी बनेगा ना जब यहाँ नॉन डिजेक्शन हुआ होगा इन दोनों का, तो तब जो जाइगोट आएगा एक ये एक्स और एक ये एक्स, एक्स एक्स वाई, फिर से वही आ जाएगी कंडीशन, कौन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर एक और चीज़ है आपकी इस चैप्टर के अंदर, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, ये क्या होती है, अगर तो किसी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आ रहा है, चाहे तो एक या दो ज़्यादा हो रहे हैं या फिर एक या दो कम हो रहे हैं किसी भी सेट के अंदर, ठीक है ना, तो ओवरऑल क्रोमोसोम के नंबर पर सेल के फर्क आ जाता है, ये किसी भी एक सेट में हो सकता है, ये ध्यान रखना है, तो तब इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। लेकिन अगर पूरे ही सेट के अंदर सभी सेट्स में अगर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाए कि या तो 23 क्रोमोसोम है या फिर 2n कंडीशन है 46 क्रोमोसोम है, या अलग अलग एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ सेट में चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, तो उसको यूप्लॉइडी वाली कंडीशन कहते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस, चैप्टर नंबर यहाँ पर जेनेटिक्स का कितना है, 2।
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली मिस्टेक, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, एक होता है ना चारगाफ रूल, आप लोगों ने पढ़ा है। चारगाफ रूल के अंदर मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है? मिस्टेक ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि एडिनिन और थाइमिन के नंबर्स को इक्वल दिखा देंगे ग्वानिन और साइटोसिन के। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये चारगाफ रूल नहीं है। चारगाफ रूल कहता है कि जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, यानी कि प्यूरिन्स जो होते हैं, कौन होते हैं? प्यूरिन्स। ये इक्वल होते हैं किसके? थाइमिन प्लस साइटोसिन के, यानी कि पिरामिडिन्स के। ये हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट। तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स होनी नहीं देनी है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ए एंड टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? यहाँ पर हो सकती है ए और टी के बीच हमेशा 2 होते हैं, सी और जी के बीच हमेशा, यानी साइटोसिन ग्वानिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था? हर्शे चेज का आई गेस एक्सपेरिमेंट था एक, जहाँ पर आपको आइसोटॉप्स लिए गए थे। फॉस्फोरस का लिया गया था और सल्फर का। आपको पता है सल्फर प्रोटीन का कंटेंट होता है ना, उसके लिए एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया गया था। फॉस्फोरस किसका पार्ट था? फॉस्फेट ग्रुप में होता है किसका? डीएनए का। तो हर्शे चेज ने ये बैक्टीरियोफेज का, अगर आपको याद हो तो, एक्सपेरिमेंट किया था। रेडियो लेवल्ड उन्होंने क्या यूज़ किए थे? यहाँ पर एटम्स यूज़ किए थे। तो यहाँ मिस्टेक कौन सी हो सकती है कि बच्चे लिख सकते हैं फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होगा वो यहाँ पर वो 35 ले सकते हैं, एंड सल्फर का 32 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर जो करेक्ट होगा कि फॉस्फोरस का होता है 32 एंड सल्फर का होता है बच्चों 35। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जाते हैं नंबर 4। क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर? यहाँ हाँ, बहुत ही कॉमन सी बात है कि डीएनए आपका कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये आ सकता, किसी तरह से क्वेश्चन में मिल सकता है आपको। हिस्टोन यहाँ पर आपकी कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक हो सकता है यहाँ? डीएनए कैसी? डीएनए और आरएनए का सिंपल सा, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन सिंपल सी बात है, डीएनए जो है आपका वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोरेज होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और आरएनए ट्रांसमिट करता है प्रोटीन के अंदर इस इंफॉर्मेशन को। आरएनए इसको क्या करता है? सिर्फ ट्रांसमिट करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो डीएनए में है, ट्रांसमिट जो हो रही है वो आरएनए के द्वारा हो रही है। याद रखेंगे सभी बच्चे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 एक वो था आपका वायरुलेंट, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो वाला। तो वहाँ पर एस स्ट्रेन याद रखना है। एस स्ट्रेन हमारा वायरुलेंट होता है। जो सॉफ्ट कोटिंग होती है, जो सॉफ्ट पॉलीसेकेराइड कोट होता है बैक्टीरिया के बाहर, वो वायरुलेंट टाइप का है, जिससे माइस क्या हो जाती है? माइस क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, है ना। और जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट। इससे माइस क्या रहते हैं? अलाइव रहते हैं, माइस अलाइव। जिसने पढ़ा हुआ है उसको सब मालूम है ये क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है? हाँ, 3 to 5 वाला आपका होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, याद रखना है। डीएनए पर टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये। और 5 to 3 वाला आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है ये किस चीज़ के लिए है, ये याद रखना आप। ये जो हमने दोनों बातें कही हैं, ये दोनों बातें हमारी ट्रांसक्रिप्शन के लिए हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए तो दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं? टेम्पलेट होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा कौन सा है? नंबर 8। यहाँ नंबर 8 पर देखिएगा आप, कौन सा टॉपिक है? एक कोडॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो इसमें एक पढ़ा था आपने अनएम्बिग्यूअस,
अनएम्बिग्यूअस क्या होता है ना? तो जब कभी भी कोई एक कोडॉन सिर्फ किसी एक अमीनो एसिड को क्या कर पाएगा, कोड कर पाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है कोडॉन की कि वो सिर्फ किसी एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, किसी दूसरे को कोड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए AUG आपका किसको कोड करता था, मिथियोनाइन को, है ना? ये किसी और को नहीं बना सकता है, AUG सिर्फ मिथियोनाइन को ही बना सकता है। नेक्स्ट आपका और क्या था इसके अंदर, एक प्रॉपर्टी थी डीजेनरेट प्रॉपर्टी। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, डीजेनरेट प्रॉपर्टी। अब डीजेनरेट इससे थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा उल्टा है। उसमें क्या होता है कि एक जो अमीनो एसिड होती है, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय, ये कोड हो सकती है मोर देन वन कोडॉन, एक कोडॉन से ज्यादा कोडॉन के द्वारा ये कोड की जा सकती है। एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं, जैसे कि एक अमीनो एसिड है हमारी फिनाइल एलानाइन। तो फिनाइल एलानाइन जो है वो यू इस कोडॉन से भी बन सकती है, और UUC ये वाला कोडॉन भी इसको आगे प्रोटीन सिंथेसिस में जोड़ सकता है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट आपका, खैर टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, लैक्टोज अगर प्रेजेंट होता है, ये लैकोपेरॉन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये लैकोपेरॉन मॉडल। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, याद रखना है, तो ये एक इंड्यूसर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंड्यूसर की तरह। और ये जो हमारी रिप्रेशर प्रोटीन बनती है, याद होगा सभी बच्चों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है, रिप्रेशर प्रोटीन को क्या कर देगा बच्चों, इनएक्टिव बना देगा, इनएक्टिव कर देगा। और एज अ रिजल्ट जो ऑपरेटर जीन है वो ऑफ हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा जब वो ऑफ हो जाएगा, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पर नहीं बन के आएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या थी, इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर लैक्टोज यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर एब्सेंट हो जाए प्रेजेंट की जगह, तो फिर रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव नहीं रहेगी, एक्टिव हो जाएगी। ऑपरेटर जीन, लैकोपेरॉन में ऑपरेटर जीन का बड़ा महत्व है अपना ही, तो ऑपरेटर जीन ऑन हो जाएगा ऑफ की जगह, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाएगा टू डाइजेस्ट द लैक्टोज, ताकि इसमें से ग्लूकोज निकाला जा सके। ये सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पर। और लास्ट जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन HGP में हो सकता है, वो डेटा बेस्ड है पूरा पूरा, तो उसको याद करेंगे। जैसे वाई क्रोमोजोम के अंदर आपके सबसे कम जीन पाए जाते हैं 231 जीन, और ऐसे ही एक्स क्रोमोजोम में जो जीन है वो कितने हैं, 900 टू कितने हैं, 1400 जीन्स होते हैं। तो बच्चों करिए आप अपनी पढ़ाई, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक बार नोट ज़रूर देख लीजिएगा, NCERT को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू बच्चों।